Hello friends, welcome all of you. Today I am teaching about the topics that is the inverse trigonometric function. This is the one of the most important and very important topics for JEE as well as all the competition exams. And most of the student faces a lot of problem regarding to this topic. मैं इस टॉपिक को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. प्रॉमिस करता हूँ आपको शुरू से लास्ट तक इसे ज़रूर देखना है. चलो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर आपका 2. चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस पर डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे. इसके बाद टॉपिक इजी लगेगा. अब इनवर्स एक चीज़ है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक और थर्ड है फंक्शन. तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शंस क्या होता है आपका 1 1 on 2. फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 एंड on 2. जब फंक्शन 1 1 on 2 और 1 1 on 2 फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो बाइजेक्टिव फंक्शन. जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तभी हम उसको क्या उसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है. इन्वर्स तभी पॉसिबल है. ठीक है, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपने सबके कर्व पढ़ रखे, sin x cos x tan x इस तरह से. अब फंक्शन मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ूंगा. पहले क्लियर करूंगा कि फंक्शन होता क्या है. आप किसी कर्व का कर्व दे रखा है, उससे कैसे पता चलेगा कि आपका फंक्शन है या नहीं है गिवन कर्व. तो सबसे पहले हाउ टू चेक द गिवन कर्व इज ए फंक्शन. तो गिवन कर्व है वो आपका फंक्शन है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट. क्या बोलते हैं उस टेस्ट को? वर्टिकल लाइन टेस्ट. दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे चेक करेंगे? वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन. कैसे ड्रॉ लाइन करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इट इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एट ओनली 1 पॉइंट. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी देन द गिवन कर्व इज ए फंक्शन. तब हम कह सकते हैं कि गिवन कर्व है आपका फंक्शन है. वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. वर्टिकल लाइन कैसी होती है? इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे. ये वर्टिकल लाइन है किसी कर्व पे. दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व पे. अगर वो कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 पॉइंट पे. कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 पॉइंट पे. तब उसको क्या कहेंगे? फंक्शन है. तो अब देखते हैं किस तरह से आपका होगा, फंक्शन है या नहीं. आपको चेक करना है. नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चेक करना है कि गिवन कर्व इज ए फंक्शन और नॉट. आप देखेंगे जो पहला कर्व दे रखा है, वैसे तो आप जानते हैं ये sin x का कर्व है. ये कौन से फंक्शन का कर्व है? cos x का. ये कर्व क्या है? सर्किल है. ये क्या है? इलिप्स. क्या इलिप्स? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ऐसे इलिप्स ही है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपने 11th क्लास में पढ़ा है. अब चेक करते हैं कि गिवन कर्व फंक्शन है या नहीं है. तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए. आपने कर्व पे जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो देखो आप इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. और ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ की तो कर्व को कहाँ कट किया? एक पॉइंट पे. और ड्रॉ कर दी, ये भी कर्व को कहाँ कट रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है. जब कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा इसका मतलब आपको जो गिवन फंक्शन है, इसका मतलब जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और कर्व को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दिस इज द फंक्शन. ये क्या है? फंक्शन. दिस कर्व इज द फंक्शन. यस. अब चेक करते हैं सेकंड, ये कर्व फंक्शन है या नहीं है. वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए इस पे भी. आप जैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया आपने, कहीं पे भी कर सकते हैं आपकी इच्छा हो वहाँ पे. तो जो गिवन कर्व है, ब्लैक कलर में जो कर्व बना रखा है, उस पर एक पॉइंट पे कट कर रही है. इस कर्व को यहाँ पे कट किया. इस वर्टिकल लाइन में भी इस कर्व को कहाँ कट किया? एक पॉइंट पे. तो ये भी क्या है? आपका फंक्शन है. दिस इज द फंक्शन. ठीक है, दिस इज द फंक्शन. अब चेक करते हैं नेक्स्ट, सर्किल में चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है नहीं. वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. जैसे आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और आपने देखा कि इसने 2 पॉइंट पे कट किया है. 1 पॉइंट 2 पॉइंट. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे. 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन. इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रही है? 2 पॉइंट. मैंने कहा था आपसे 1 पॉइंट पे करे तभी आपका फंक्शन है. तो दिस सर्कल इज नॉट, कर्व इज नॉट ए फंक्शन. नॉट अ फंक्शन. तो ये आपका कर्व फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है. इस पर इलिप्स पे ड्रॉ कर दिए वर्टिकल लाइन. तो जैसे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो इसने भी इस कर्व को कितने पार्ट पे कट किया? 2 पॉइंट पे. यहाँ पे भी कट कर दिया. ये गिवन कर्व है.
यहाँ पे भी कट कर दिया, तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया। ये कर्व है आपका, दिख रहा है आपको सर्किल, ये वाला कर्व है, इसको 2 पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो जो इलिप्स होता है वो भी आपका फंक्शन नहीं होता, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट द फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन नहीं है इस केस के लिए। अब ये जो पैराबोला की इक्वेशन होती है आप जानते होंगे, y इज इक्वल टू 4x, तो ये भी क्या इलिप्स कर्व फंक्शन है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ की तो कोई कट ही नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ड्रॉ की यहाँ पे, तो आपने देखा कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे। 2 पॉइंट पे जब भी कट करेगा 1 से ज़्यादा तो हमेशा क्या है, नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो ये कर्व भी आपका क्या है, फंक्शन नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते ही है। अब इसमें वर्टिकल लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे आप, ये ड्रॉ कर दी तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक और ड्रॉ की, ये भी कितनी हर ईच वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करिए, कितने पॉइंट पे, 1। तो ये दिस इज अ फंक्शन, यस इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। जब भी 1 पॉइंट पे कट करेगी लाइन को, वर्टिकल लाइन कर्व को, तो हमेशा क्या कहना है, फंक्शन है। और चेक कर लेते हैं 1-2 कर्व। ये होता है y इक्वल टू ln x, log x का कर्व होता है। ये y इक्वल टू e की पावर x का एक्सपोनेंशियल कर्व, ये वैल्यू 1 होती है, ये 1 होती है। तो इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे आप ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, जैसे आपने ड्रॉ की तो इसने कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे। तो दिस इज हर जगह देखेंगे आपको एक ही पॉइंट पे, इट इज़ फंक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन है। तो जो गिवन कर्व है वो फंक्शन है। इसको चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो 1 पॉइंट पे कट कर रही है, और ड्रॉ कर कितनी भी चेक कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पे इस कर्व को कट करेगी, गिवन कर्व को। तो ये वाला कर्व है, ये बना हुआ कर्व है, इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन भी 1 पे कट कर रही है, ये वाली वर्टिकल लाइन भी 1 पॉइंट पे कर रही है। तो ये क्या होगा, फंक्शन। दिस इज आल्सो द फंक्शन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंक्शन। वापस बता देता हूँ, कर्व को 1 पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन है, 1 से ज़्यादा करेगी तो फंक्शन नहीं है। आप देखिए एक साइन एक्स का कर्व था, इस तरह से कर्व बना हुआ है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। इस वर्टिकल लाइन ने 1 पॉइंट पे कट किया, इस वर्टिकल लाइन ने 1 पॉइंट पे। तो ये क्या है, फंक्शन है। ये भी फंक्शन है क्योंकि 1 पॉइंट पे कट कर रही है। गिवन कर्व कौन सा है, ये वाला गिवन कर्व है, दिस इज द गिवन कर्व। और इसने वर्टिकल लाइन ड्रॉप की, 1 पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन कट कर रही है, 1 पॉइंट पे। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व था आपका इस तरह से था, और जैसे ही आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो 2 पॉइंट पे कट करे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नॉट ए फंक्शन। इसमें भी जो गिवन कर्व है, ये कर्व है आपका गिवन कर्व, और वर्टिकल लाइन जैसे ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ और यहाँ। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो आई होप आप फंक्शन चेक करना सीख के कि गिवन कर्व फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट चलते बात करते हैं। अगर आपका गिवन कर्व फंक्शन है, अब बात करते हैं 1-1 फंक्शन कब हो। हाउ टू चेक द गिवन कर्व इज ए 1-1 फंक्शन। अब चेक करना है कि कर्व में 1-1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, डायग्राम से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन कर्व है वो 1-1 फंक्शन है। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो याद रखना है आपको, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। इसमें फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन कैसी होती है, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम टू सेम थोड़ा सा अलग है। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे इफ द इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एट ओनली 1 पॉइंट। और अगर ये हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ की और कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, सिंगल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी हॉरिजेंटल लाइन कर्व को, तो देन द गिवन कर्व इट इज 1-1 फंक्शन। अगर 1 से ज़्यादा पे कट करेगी तो क्या हो जाएगा, मैनी 1। तो 1-1 के लिए सिंगल कितने पॉइंट पे कट करनी चाहिए, 1 पॉइंट पे। देखते हैं गिवन कर्व को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करती है, ये गिवन कर्व साइन एक्स का है। जैसे आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की तो आपने देखा कि ये तो गिवन कर्व को बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर दिया, 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 कट कट, बहुत सारे पॉइंट, 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे। दिस इज मैनी 1 फंक्शन, नॉट 1-1, मैनी 1।
या फिर लिख सकते हैं नॉट 1 1। तो साइन एक्स का कर्व होगा वो 1 1 फंक्शन तो होता ही नहीं है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये किसका कर्व है? कॉस एक्स का कर्व है। इसमें भी जैसे आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या लाइन ड्रॉ करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। जैसे आपने ड्रॉ की तो आपने देखा कि ये तो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे भी। दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। इससे आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये कर्व भी क्या है? 1 1 नहीं है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी वन होते हैं, 1 1 नहीं होते। तो नोट डाल के लिख लीजिए आप, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर डोमेन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करते हैं? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 3। किसी फंक्शन में कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है? कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग कर्व है या डिक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग के लिए कैसे पता चलता है? आप गिवन कर्व में जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज करेगी, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? वाई होती है। वैल्यू ऑफ वाई आल्सो इंक्रीजेज। अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब है जैसे चेक कैसे करेंगे? आपको मूव करना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से कहाँ? राइट, मूव राइट की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वाई भी इंक्रीज करेगा, तो आप कहेंगे कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी कर्व के थ्रू अपन देख सकते हैं। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है और y क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, जस्ट ऑपोजिट, एक बढ़ेगा दूसरा कम है, तो हम कहेंगे दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट टेस्ट तो ऐसे चेक करते हैं। दूसरा एक और मेथड होता है जो आपने पढ़ा था डेरिवेटिव में। अगर y इक्वल एक फंक्शन कर रहे हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप निकालेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रहता है, तो कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमेशा वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, जीरो से कम है, लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट ये यूज करेंगे, सेकेंड ये। तो हमेशा हम जनरली ये यूज करते हैं फर्स्ट में। चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको दो कर्व, एक कर्व दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स का कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है आपको y इक्वल्स टू एक्स। क्या आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू पे y का आउटपुट क्या है? आपको फंक्शन दे रखा है, y मतलब f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? फंक्शन क्या दे रखा है? x। दिस इज गिवन, दिस इज द फंक्शन। अब इनपुट रखेंगे तो x की वैल्यू पे देखते हैं इनपुट आउटपुट क्या मिल रहा है। इस कर्व में जैसे ही आप यहाँ पे चेक कीजिए, कर्व में देख के भी आप बता सकते हैं। कर्व में जैसे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, कितना आ जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे, दिस इज -2, यहाँ पे मीट कर रहा है वो -2। x की वैल्यू इसमें -2 रखी है, x की जगह -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, f ऑफ -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इनपुट x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, इस लेफ्ट टू राइट ऐसे बढ़ेंगे, ये -2 है, फिर -1, तो -1 बढ़ा है, इस साइड इंक्रीज हो रहा है, x क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू पहले क्या थी? -2, अब कितनी हो गई? -1, तो y की वैल्यू इस साइड इंक्रीज करेगी, ऊपर y की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो y की वैल्यू भी बढ़ गई। जैसे जैसे आप देखेंगे x की वैल्यू और चेक करते रहिए, इस कर्व पे जैसे जैसे मूव करेंगे आप और पॉइंट लग सकते हैं। जैसे x की वैल्यू पे 1 पे आउटपुट आएगा 1, 2 पे क्या आएगा? 2, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट क्या था? 1, x की वैल्यू 2 रख दी तो आउटपुट क्या आ गया? 2। तो ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
एक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसे कहेंगे आप इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ पे आप किसी पॉइंट को देख के कर्व को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये कर्व बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो एक्स की वैल्यू इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, अलग अलग, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई यहाँ पे वैल्यू देगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई यहाँ वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ, एक्स की वैल्यू आगे देखेंगे तो वाई की वैल्यू। तो इस तरह से ये वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब एक्स बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा तब क्या कहेंगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, स्लोप के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे आपका फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x के बराबर। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, x। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे आप, तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन अगर पढ़ा है तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे x का, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 क्या है, पॉजिटिव है, 1 क्या है, 0 से हमेशा 1 क्या है, बड़ा रहेगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो इस तरह से चेक कीजिए या फिर कर्व देख के आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब एक और देख लीजिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो आप x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, x की वैल्यू इस तरह से बढ़ेगी, इस साइड जाएंगे तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे कर्व के थ्रू आउटपुट y की वैल्यू कितनी आई, 1। और ऐसे ही अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आउटपुट कितना मिला, 2। तो देखो x की वैल्यू 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। x की वैल्यू 1 थी, 1 से 2 हुई, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पहले कितना था, 2 था, फिर y कितना हो गया, 1, 2 से 1। तो x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हुई तो y क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। देखो y पहले 2 था, फिर y कितना हो गया, 1, तो y डिक्रीज हो रहा है और x क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो x की वैल्यू जैसे इंक्रीज हुई, पहले 1 थी फिर 2 हो गई, तो 2 बढ़ गई, तो y की वैल्यू 1 पे क्या थी, 2 थी, और 2 पे क्या है, 1, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, y की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो x 1 था तो y 2 था, x 2 था तो y 1 हो गया, x तो 1 से 2 हो गया, बढ़ गया, तो y क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। y पहले 2 था फिर 1 हो गया, इसका मतलब y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो गया, y क्या हो रहा है, डिक्रीज। एज तो हम कहेंगे एज x क्या इंक्रीज हो रहा है और y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम कहेंगे कब, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव कीजिए, कैसे, ये लेफ्ट है और राइट आगे की तरफ मूव करेंगे तो कर्व पे वैल्यू कैसे डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो और वैल्यू y की वैल्यू इससे भी कम आएगी, यहाँ पे आप मूव करेंगे तो y की वैल्यू 1 से भी कम आ जाएगी, 1 तो यहाँ पे इससे भी कम आएगी, इसका मतलब y इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो कर्व है y इक्वल टू ln x का, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और सकेंगे एफ डैश एक्स से, तो वो भी देख लीजिए। तो देखो y इक्वल टू ln x होता है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये जगह dy बाई डी एक्स, तो ln x का होता है -1 बाई एक्स। तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, ग्रेटर देन 0 रखेंगे डोमेन के लिए, तो हमेशा y क्या रहेगा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमेशा 0 होगा, 0 से कम नेगेटिव वैल्यू दे, इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम कह सकते हैं दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज़ एक और कॉन्सेप्ट होती है जो बहुत से स्टूडेंट मिस कर रहे थे, ठीक है। फंक्शन कभी कभार नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। कब होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, NIND, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। वो कब होता है, एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे जैसे x की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ कर्व देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर्व देखेंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू आपकी आ रही है 1 2 3, दिस इज 4, ठीक है। तो जैसे जैसे इस वाले कलर वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है,
कैसे इंक्रीज कर रही है, देखो आप मान लो 1 पे वैल्यू कितनी थी, 1 इनपुट था x, तो यहाँ पे था 1 पे क्या था आउटपुट आपका, क्या था 1, 1 पे कितना है 1, 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है 2, और 3 पे आउटपुट में क्या आ रहा है 4। तो आप देखेंगे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, x 1 से 2 हो रहा है, x की वैल्यू 1 थी फिर 2 हो गई, तो ये जो वैल्यू कर्व है इस तरह से x बढ़ेगा, तो y की वैल्यू पहले क्या 1 पे कितनी थी 1 थी, अब 2 पे कितनी हो गई 2 हो गई, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है, पहले 1 था फिर 2 हो गया, तो y भी क्या बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। पर आगे देखेंगे जैसे ही x की वैल्यू 4 रखी फिर y डिक्रीज हो गया, देखो 4 पे 3 पे कितना था 4 था, जैसे 3 से 4 रखा तो y की वैल्यू फिर कम हो गई। तो इस वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, आधे कर्व में तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों एक साथ हो तो दोनों पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो कर्व होगा उसका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे एक और फंक्शन देखिए, आप देख थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, देखो x की वैल्यू इस साइड बढ़ेगी, -5 है, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर लाइनें बढ़ती जाएगी x की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे थी 5 पे, y कितना था -3, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे क्या हो रही है x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है। -3 पहले था, 5 पे वैल्यू क्या थी -3, 5 पे वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट -3, और जैसे आपने -4 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, तो -3 से -2 बड़ा होता है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो जाएगा आपका कर्व क्या शो करेगा इंक्रीजिंग शो करेगा, कहाँ तक यहाँ तक, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे -2 पे वैल्यू क्या है, मान लो ये 1 है, -1 पे भी 1, -0 पे भी 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो वैल्यू सेम, तो वैल्यू सेम होती है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा है कांस्टेंट, क्या बोलेंगे या कांस्टेंट रहेगी। और फिर यहाँ से वापस यहाँ देखेंगे आप तो y की वैल्यू बढ़ेगी, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी बढ़ेगा और x भी बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ फिर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, और इसमें देखेंगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे x की वैल्यू के साथ y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, सेम रह रहा है तो कांस्टेंट, सेम है तो कांस्टेंट, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा 1 है, -2 पे 1 है, -1 पे भी 1 है, 0 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है, तो कांस्टेंट हो गया। और इस केस में फिर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से आप इजीली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जिसका ग्राफ आप विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल को बिना उठाए आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी कर्व का, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ ए कर्व डू नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस, जो लगातार हो। तो आप देखेंगे इसका कर्व जैसे ही बनाएंगे तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा, दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन, तो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूस है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तो ड्रॉ किया, पर यहाँ पे आपको पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा और कंटिन्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ब्रेक हो गया यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बीच में गैप आ गया, तो इस गैप के कारण ये फंक्शन क्या हो गया नॉट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। क्या बोलते हैं, नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस, क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक कर्व ब्रेक हो रहा है, ये भी क्या है कर्व यहाँ से यहाँ तक बनाया
फिर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आप ड्रॉ, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ, बीच में कोई पार्ट है ही नहीं। इस वैल्यू में एक्स वाई की वैल्यू कुछ शो ही नहीं करते हैं। देखो यहाँ के लिए वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगा आउटपुट, पर यहाँ इसके बीच में जो वैल्यू होगी उसके लिए कोई आउटपुट नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू ऑफ वाई नहीं है 3 और 4 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार कर्व नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, तो ये भी ब्रेक हो रहा है। इस तरह से आप इजीली देख सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, डेरिवेबल फंक्शन। फंक्शन डेरिवेबल कब होता है, तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएबल डेरिवेबल फंक्शन या फिर जिसको डेरिवेबल का एक और नाम है डिफरेंशिएबल फंक्शन, कब आपके शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। कर्व के अंदर का नो शार्प कॉर्नर, एक भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। शार्प कॉर्नर मतलब इस तरह से आपका वी बनेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब 2 एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस कर्व में कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है, इस तरह से वी नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे x = 0 पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, ये शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे, x = 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस y = mod x, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है। अगर शार्प कॉर्नर बन रहा है तो हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो शार्प कॉर्नर, ये आप इस तरह से डेरिवेबल फंक्शन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और पॉइंट होता है एसिम्पटोट्स। क्या होते हैं एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स भी बोलते हैं, एसिम्पटोट्स भी बोलते हैं। ये होती है टेंजेंट एट इन्फिनिटी, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। जैसे आपने tan x का कर्व ड्रॉ किया, जिसमें मैंने -π/2 से π/2 इंटरवल लिया, तो आप देखेंगे π/2 पे tan की वैल्यू लाई नहीं करती है। आपने देखा होगा tan x की जगह कितना रखिए, π/2, tan π/2 रखेंगे तो क्या होता है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और tan -π/2 रखेंगे y की जगह, x की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं है। जैसे जैसे आप कर्व देखेंगे, ये वाला कर्व देखिए, ये tan x का कर्व है, ये x = 5/2 पे जो वैल्यू है इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है। कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट, ये लाइन कर्व और ये लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे आपस में। कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो ये क्या एसिम्पटोट्स है, किस पे, ये वर्टिकल लाइन, इसकी इक्वेशन होगी π + π/2। तो एक तो एसिम्पटोट्स कौन सा हो गया इसके लिए, +π/2। ऐसे ये कर्व इस तरह से बढ़ रहा है नीचे की तरफ, और ये वर्टिकल लाइन है, ये कहाँ जाके आपस में मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगे। तो ये भी टेंजेंट से, टेंजेंट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मिल सकते हैं। तो ये भी आपका x = इक्वेशन है इस वर्टिकल लाइन की, -π/2 -π/2। तो आपके एसिम्पटोट्स पॉसिबल है इस केस में, कौन कौन से, x = ±π/2, एक π/2 एक -π/2, तो 2 एसिम्पटोट्स हो गए। ये क्या है, एसिम्पटोट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके एसिम्पटोट्स। इस तरह से आप एसिम्पटोट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे टेंजेंट है इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं वो मिल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट तक, बहुत डायरेक्शन इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तभी ये दोनों लाइन आपस में मिलती हुई मिल सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको टेंजेंट एट इन्फिनिटी, और वो कहलाते हैं आपके एसिम्पटोट्स। अब आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ना ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में, कैसे क्या चीज़ें इस टॉपिक्स के रिलेटेड, वो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेन, तो जो आपने पढ़ा था फंक्शन वाला टॉपिक पूरा क्लियर किया है, उसमें डोमेन क्या होता है, इनपुट जो वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू, मान डोमेन से कनेक्ट कर दी इनपुट वैल्यू, किसकी इनपुट देंगे, एक्स की जो वैल्यू जो इनपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। एक होती है रेंज, रेंज क्या होता है आपका, आउटपुट होता है। क्या होता है रेंज, आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन विच गिव द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, आउटपुट, और एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, इनपुट। ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आपको एक फंक्शन देख रखा है, ये मान लीजिए फंक्शन है y = √x।
अब रूट एक्स में आप वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू रखेंगे। आप एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, मान लीजिए एक्स की जगह 1 रखा, तो इसमें एक्स की जगह 1 रखी तो आउटपुट क्या मिलेगा। देखो आप रूट एक्स है, इसमें एक्स की जगह 1 रख दिया आपने, एक्स की जगह 1 रखा तो रूट 1 क्या होगा 1। तो ये इनपुट दिया आपने, यहाँ से इनपुट दे रहे, यहाँ से आउटपुट है, तो आउटपुट में क्या मिला 1, ये 1 मिला। अगर मैं इनपुट में 0 देता, एक्स की जगह 0 रख दीजिए, इसमें एक्स की जगह इसमें क्या रख देंगे 0, तो रूट ऑफ 0 भी क्या आ जाएगा 0, तो भी आपको आउटपुट में इस 1 के 0 के अक्रॉस क्या मिलेगा 0। क्या मैं नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव क्या रख सकते हो, क्या रख ही नहीं सकते आप, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है। एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए कोई आउटपुट नहीं देगा। तो जो परमिसिबल वैल्यू इनपुट दिया आपने 1 और 0, ये क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो डोमेन इस केस में हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज डोमेन। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी कोई भी रखेंगे तो आपके इस फंक्शन जो कर्व है इसको सेटिस्फाई करेगा। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट की वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। आउटपुट भी इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यू आउटपुट नहीं आ सकता। दिस इज रेंज। जो आउटपुट आ रहा है उसको बोलते हैं रेंज, ये जो आउटपुट है इसको बोलेंगे रेंज। और दिस इनपुट है, तो वैल्यू ऑफ एक्स होती है इनपुट है, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन। तो आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या होता है डोमेन, आउटपुट क्या होता है रेंज। क्या होता है रेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपल सा याद रखिए इतना सा, इनपुट क्या और आउटपुट। इनपुट क्या होता है एक्स की वैल्यू और आउटपुट क्या है वाई की वैल्यू। इनपुट एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो आपको आउटपुट में मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। इनपुट क्या होता है एक्स, आउटपुट क्या होता है वैल्यू ऑफ वाई। और इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज, मतलब वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। एक आता है वन टू फंक्शन। वन टू फंक्शन कब होता है, इसके लिए भी डायरेक्टली होता है। वन टू फंक्शन में क्या होता है, को डोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज के बराबर। को डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर। तो को डोमेन हमेशा क्वेश्चंस में दे रखा होता है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। आपका टॉपिक था इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब फंक्शन इज 1 1 1 2, तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट के लिए कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 1 2। और जो फंक्शन 1 1 1 2 होता है उसका एक और नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी, ये आउटपुट है तो वैल्यू ऑफ वाई। ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। और ये फंक्शन कैसा है, मैंने माना है 1 1 है 1 2 है। तो एक एलिमेंट 1 1 का मतलब होता है एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होगा। तो मान लीजिए एक एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट है, 2 वाला ए के साथ है, फिर 3 वाला ए या बी से कनेक्ट होता है, नहीं, किसी लास्ट बचे हुए से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, तो ये फंक्शन में कनेक्ट है। इनपुट क्या है, वेल दिस आर द इनपुट। इनपुट में 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और ये मिला आपको आउटपुट। तो इनपुट पहले लिखते हैं, इनपुट क्या है 1। जैसे आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट में क्या मिला आपको, बी मिला। क्या मिला, बी। तो आउटपुट मिला यहाँ पे बी। अब इनपुट दिया आपने 2, इनपुट दे दीजिए 2। जैसे आपने इनपुट 2 दिया तो आउटपुट में क्या मिला, देखो यहाँ से आउटपुट मिलेगा ए, तो यहाँ पे लिख दिया ए। जैसे जब इनपुट दिया आपने 3 तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, सी। तो इनपुट दिए, ये इनपुट है और ये आउटपुट। आपको पता होना चाहिए ये इनपुट है, इनपुट। ठीक है, दीज आर द इनपुट एंड वैल्यू ऑफ एक्स, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ये पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ वाई क्या होती है, आउटपुट है। ये इनपुट, ये आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ये फंक्शन ऐप का कर रहे हैं। अब ऐप इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है 1 2 है। 1 1 क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, 1 एलिमेंट 1 के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 1 है। दूसरा 1 2 क्या है, ये जो कोड डोमेन होगा इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे भरे हुए हैं। तो ये जो सेट होगा
ये 1 2 होगा, इसमें कोई खाली नहीं है, सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब 1 2 है। क्यों 1 2 है? क्योंकि जो कोडोमेन होगा, ठीक है, कोडोमेन वही किसके बराबर आ गया? रेंज। ये क्या है? आउटपुट क्या है? रेंज के बराबर हो गया। कोडोमेन मतलब सेट बी, ये सेट कंप्लीट, इसके सारे एलिमेंट क्या है? कोडोमेन है, तो वो किसके बराबर आ जाएंगे? रेंज के बराबर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो हम कहेंगे कोडोमेन, सी डी में लिख रहा हूँ कोडोमेन इक्वल्स टू क्या आ रहा है? रेंज। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 2। अब ये 1 2 फंक्शन है, 1 1 भी है 1 2 भी है, दोनों हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसका क्या करेगा? एडजस्ट इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स को ऐप का इन्वर्स किससे रिप्रेजेंट करते? ऐप इन्वर्स से। ऐप का इन्वर्स किससे रिप्रेजेंट करते? ऐप इन्वर्स। ये -1 नहीं है, पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे? ऐप इन्वर्स। ऐप इन्वर्स में उल्टा पेयरिंग करना है। अब आपने इससे कनेक्ट किया था, अब उल्टा कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इससे इस तरफ कनेक्ट करेंगे, तो देखो अब उल्टा कनेक्ट करें। ए वाला किससे कनेक्ट था? ए वाला कनेक्ट है 2 से, तो उल्टा कनेक्ट करना है। अब वापस बैक साइड चलिए, ए किससे कनेक्टेड है? 2 से, तो ए किससे कनेक्ट करेंगे? 2 के साथ। ए को कनेक्ट करना है 2 के साथ, ठीक है। अब बी किससे कनेक्टेड था? पहले उल्टा चलिए, 1 के साथ। किससे कनेक्टेड था? 1 के साथ, तो बी को कनेक्ट कर दीजिए 1 के साथ। और सी किसके साथ कनेक्ट था? 3 के साथ, और सी को कनेक्ट किससे कर दीजिए? 3 से। तो आपने तीनों को कनेक्ट, अब इनपुट क्या दिया आपने? ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे? इनपुट, और ये क्या आ जाएंगे? आउटपुट। इनपुट जब ए दिया तो आउटपुट 2 मिला, इनपुट जब आपने ए रखा तो आउटपुट में क्या मिला है आपको? 2। वही लिखते, इनपुट दे दिया आपने ए, आउटपुट आ गया 2। ऐसे इनपुट दिया बी, आउटपुट आया 1। इनपुट देंगे सी, तो आउटपुट मिलेगा 3। तो आपने जैसे ही यहाँ पे इनपुट दिया, ये किसका है? ऐप इन्वर्स में। इनपुट कौन सा है? ये ए बी सी, तो इनपुट दिया, इनपुट इनपुट इनपुट, तो आउटपुट मिल गया आपको 2 1 3। तो आप दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस केस में ये जो इनपुट होता है वो होता है डोमेन, और जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? कोडोमेन। और कोडोमेन किसके इक्वल है? रेंज के बराबर। कोडोमेन किसके इक्वल है? रेंज के बराबर। इसमें भी जो कोडोमेन होगा वो किसके बराबर होगा? रेंज के बराबर। तो इन दोनों में चेंज क्या हुआ है? फ्लिप किया है आपने। क्या किया? फ्लिप किया। फ्लिप कैसे किया है? एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज किया है। देखो यहाँ से देखेंगे आप, मिल रहा है आपको? इंटरचेंज कर दिया। 1 ए और बी था तो उल्टा हो गया, बी और 1 हो गया। 2 और ए था, उल्टा हो गया, ए और 2 हो गया। 3 और सी था, वो उल्टा हो गया, सी और 3। जस्ट उल्टा हो गया, उसको बोलते हैं स्वैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैप, जिसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या करके? स्वैप करके निकालते हैं। एक तरीका तो होता है स्वैप कर दो, एक्स और वाई को स्वैप कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा? इन्वर्स आ जाएगा। मान लीजिए 2,3 एक फंक्शन है, उसका इनपुट है, तो ऐप इन्वर्स में क्या आ जाएगा? उसको उल्टा कर दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। 2,3 है तो उल्टा हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो ये ऐप इन्वर्स में आ जाएगा। इस तरह से आप फ्लिप करना है आपको, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 2 3 को इंटरचेंज कर देंगे एक्स वाई को, तो ये आ जाएगा बाई एक्स, 3 और 2। ये सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। अब हम टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल्स में चले गए, तो ये सारी चीज़ें थी, बेसिक्स थी जो फंक्शन में आपने पढ़ी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो अब बातचीत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप सबसे पहले देखिए साइन एक्स का फंक्शन। साइन एक्स फंक्शन के लिए y इक्वल टू साइन एक्स कर्व है। अब साइन एक्स की वैल्यू अलग अलग रखिए, x की जगह इनपुट दे रही थी, y इक्वल टू साइन एक्स आपका फंक्शन है। अगर x की जगह 0 रख दो, आप x की जगह 0 रख दो, तो x इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ रखी। ऐसे ही x की जगह 0 पे क्या कर्व में दे रखा है? 0। ये y एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक्स एक्सिस सारे पे y की वैल्यू क्या लाई करेगी? 0 लाई करेगी। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0 आ गया, y की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे अगर x की वैल्यू आप π/2 रखेंगे और y इक्वल टू एक्स की जगह π/2 रख दीजिए, इसे x की जगह π/2 रखेंगे,
तो पाई बाई 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो आपने देखा कि माइनस पाई बाई 2 पे -1 आ रहा है, पाई बाई 2 पे 1, 0 पे 0। तो कर्व में देखिए आप 0 पे 0, तो ये को पॉइंट क्या हो जाएगा x, y में लिख लीजिए x, y। तो दिस पॉइंट इज 0, 0, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, 1, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2, -1। x इज इक्वल टू 0 पे 0, पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है, दिस x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y की वैल्यू क्या आ रही है 1, पाई बाई 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 1, और x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अगर आपने माइनस पाई बाई 2 रखा तो y की वैल्यू इसके कर्व पे लाई करेगी, कहाँ पे डिनोट कर रहा है -1। तो इस तरह से ये किसका कर्व बन गया आपके पास, साइन x का कर्व है। जो ये कर्व बना हुआ है ये किसका कर्व है आपके पास, दिस इज द कर्व ऑफ साइन x। ठीक है, इस कर्व में एक दो चीज़ें आप देखेंगे, x की वैल्यू हमेशा y की जो वैल्यू लाई कर रही है वो 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है। मैं वापस बता देता हूँ, इसमें जो y की वैल्यू लाई कर रही है 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इस कर्व में देखिए ये y की वैल्यू है 1, तो इस तरह से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो कर्व आएगा आपका ग्राफ आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा, ये वैल्यू -1 है, तो हमेशा ग्राफ होगा वो इसके बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में, y की वैल्यू 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो आपका जो ग्राफ होगा वो y इक्वल्स टू -1 और 1 आउटपुट देगा, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा क्योंकि कर्व ही नहीं है। तो वो y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कर्व किसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है 1 तक, और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, -1 से लेके 1 तक। तो y की वैल्यू क्या शो करती है, आउटपुट। तो ये तो हो गया आपका आउटपुट। और x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर। क्या रखेंगे, रियल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, -∞ से +∞ तक जो भी वैल्यू शो करता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो इनपुट में आप x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये तो हो गया आपका इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। क्या है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो r लिखा है। ठीक है, x की वैल्यू है -∞, y की वैल्यू हमेशा कहाँ लाइक करेगी, -1 और 1 के बीच में, तो -1 से 1। तो दिस इनपुट इज डोमेन, दिस इज रेंज। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डोमेन होता है, वैल्यू ऑफ x, दिस इज द डोमेन, और दिस वन इज रेंज। तो आज तक आपने नहीं पढ़ा तो ये ध्यान रखना है, इनपुट वैल्यू ऑफ x होती है, वो आपका क्या होता है, डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यू ऑफ x, रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आपने ग्राफ में देखी, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो और बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डोमेन हो गया, वापस बता देता हूँ। तो ये डोमेन और रेंज, डोमेन है, दिस इज द डोमेन, दिस इज डोमेन। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, इनपुट की वैल्यू -∞, और y क्या होता है, रेंज, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, दिस इज डोमेन, दिस इज द रेंज, दिस इज द साइन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से शो करते हैं, डोमेन से रेंज, आउटपुट, ये इनपुट ये आउटपुट। डोमेन मीन्स इनपुट और रेंज मीन्स आउटपुट, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बार बार इस पर फोकस कर रहा था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। चलते अब नेक्स्ट। और साइन x 0 कहाँ होता है, साइन x 0 कहाँ होता है, साइन x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या होती है, n पाई। हर पाई की वैल्यू पे 1 पाई, n की जगह कुछ भी रख सकते हो, 1। अब n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स, -1 कुछ भी रख दो, 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं। n की वैल्यू इंटीजर्स होता है, z क्या है, इंटीजर्स। तो x की वैल्यू हमेशा 0 कहाँ होती है, n पाई पे होती है। कहाँ पे होती है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कहाँ पे जीरो होती है एक्स की वैल्यू, एन पाई पे। कहाँ पे होती है, एन पाई, ये लिखा हुआ है एन पाई, ध्यान रखना। ठीक है, एक्स जीरो का होता है एन पाई। देख सकते हैं एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो वाई की वैल्यू जीरो कब आएगी, वाई की वैल्यू जब जीरो कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू एन पाई हो, मल्टीपल ऑफ पाई। देखो मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, देखो एक्स पे जीरो हो रहा है ये कर्व, फिर यहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ जहाँ कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो देखो पाई, 2 पाई दिख रहा है, एक बार वापस बता देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक सेकेंड, थोड़ा सा करो। ठीक है, इस कर्व में कहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पे आपकी वाई की वैल्यू जीरो होती है। कहाँ पे होती है वाई की वैल्यू जीरो, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट देख लीजिए, जीरो पे, पाई पे। कर्व कहाँ कट कर रहा है, ये कर्व को कट कर रहा है 2 पाई पे, और कर्व ये मूव करेगा माइनस पाई, फिर -2 पाई, जैसे -3 पाई, -4 पाई, ये पॉइंट हो गया आपके। ये सारे पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वाई जीरो आएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो कब होती है, मल्टीपल ऑफ पाई। ये आपको ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉस एक्स एक्स इसी तो बनेगा। साइन एक्स का उल्टा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स होता क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये आपका कर्व जो बना हुआ है डायग्राम, ये किसका कर्व है, कॉसेक एक्स का। इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो वो जो वैल्यू है वो 1 से कम कर्व है, 1 और -1 के बीच में कोई भी कर्व नहीं है। देखो आप, कर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, माइनस और 1 के बीच में आपको कर्व दिखाएगा नहीं। ये 1 और ये -1, इसके बीच में कोई कर्व नहीं बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, इससे कम बना। ऐसा क्यों होगा, कर्व लाई करता है, -1 से बड़ा होगा, 1 पे हो सकता है, -1 से और -1 से छोटा होगा। तो इनपुट क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स होता है। इसको देख के भी आप देख सकते हो कि इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या होता है, -1 से और 1 के बीच में कर्व लाई नहीं करता है, डज नॉट लाई, क्यों? तो देखो आप साइन एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। अगर आप कुछ भी रखिए, साइन एक्स की वैल्यू मान लीजिए आप 1 अपॉन इसके बीच में वैल्यू रखिए पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा 10, जो कि क्या है, बड़ा है किससे, 1 से। अगर आप -0.1 रखते तो आ जाता -10, जो क्या है, छोटा है किससे, -1 से। तो जो भी वैल्यू आप रखोगे इसमें कर्व में, हमेशा या तो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, या फिर -1 से क्या होगी, छोटी होगी। इसीलिए आउटपुट में कर्व इसके बीच में नहीं बनेगा, माइनस और 1 के बीच में कोई भी कर्व लाई नहीं करता है। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चंस में cos x 0.2 वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बीच में तो कोई वैल्यू लाई नहीं करती, इनपुट रख ही नहीं सकते। तो x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं, जहाँ पे साइन x जीरो नहीं होता, क्योंकि 1 अपॉन cos x, देखो cos x होता क्या है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, और 1 अपॉन साइन x अनडिफाइन होता है, तो ये जीरो नहीं रख सकते, नॉट पॉसिबल, यहाँ जीरो नहीं रख सकते। तो साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, इस कर्व में देखिए, एक तो साइन जीरो कहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, एक कहाँ हो रहा है, -पाई पे, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ फिर आ रहा है 2 पाई पे। तो जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ पे कर्व की वैल्यू लाई नहीं करेगी, वहाँ पे कर्व की वैल्यू लाई नहीं करेगी। और साइन इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन π/2 पे 1 होता है, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू इस कर्व कितनी आ रही है, 1। और जैसे जैसे अब अगर जीरो है, अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो से समथिंग प्लस है, अगर साइन की वैल्यू छोटी सी जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, तो 1/0 क्या कहाँ पहुँचेगा, प्लस इन्फिनिटी देगा, कहाँ पे शो करेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला जीरो है, इससे जस्ट पहले, बाद में प्लस करेंगे तो आप कर्व को देखेंगे ये -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। और जैसे ही आप जीरो से थोड़ी सी वैल्यू अगर कम ले लिया आपने, 1/0 माइनस जीरो से छोटा सा कम, जीरो से कम देखेंगे तो आप कर्व में ये लाई करेगा कहाँ पे, -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। कहाँ टेंड करेगा, -इन्फिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी ऊपर है, ये -इन्फिनिटी वाई। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कर्व लाई नहीं करेगा, जीरो के लेफ्ट में देखेंगे तो ये कर्व इस टाइप इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, आप देखेंगे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, दिखा आपको। तो इस तरह से यही कारण होता है कि
कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू लाई नहीं करती है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कर्व होता है -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है, तो हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इससे हमेशा छोटी। अब कर्व बनाना कैसा है, बहुत सी स्टूडेंट के कर्व बनाना नहीं है, तो sin x का कर्व है। ठीक है, इसके जस्ट जहाँ पे ये 0 हो रहा है उसको हटा दीजिए। देखो इसी में sin x का कर्व मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में बताएंगे। चलो cosec x देखते, टाइम शॉर्टेज है। इनपुट क्या दे सकते हैं, x की वैल्यू क्या होती है आपकी इनपुट। इनपुट में आप देखेंगे पाई पे, ठीक है, आप जो भी वैल्यू देख रखे हैं पाई पे, मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू लाई नहीं करेगी। तो मल्टीपल ऑफ जो भी पाई होंगे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 पॉसिबल नहीं है। तो साइन पर 0 काम होता है मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई पे। कहाँ पे 0 होता है अभी बताया था, कहाँ पे होता है साइन 0, मल्टीपल ऑफ पाई। तो x = n पाई को हटाना पड़ेगा। तो मैंने किया r था उसमें से माइनस कर दिया, किसको माइनस किया, n पाई को। जो भी आपका आउटपुट होगा, इनपुट होगा, वो r में से माइनस कर दिया n पाई को। तो n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये तो आपका इनपुट हो गया। और आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में जो भी वैल्यू मिल रही है तो आप देखेंगे 1 से तो बड़ी मिलेगी और -1 से छोटी मिलेगी। तो आउटपुट में भी आप देखेंगे सारी वैल्यू मिलेगी, किसको छोड़ के, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। तो -1 और 1 को हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर दी। -1 और 1 के बीच टोटल r सारी मिलेगी, सिर्फ -1 और 1 के बीच में वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसके बीच में कोई कर्व लाई नहीं करता है। देखो इसके बीच में कर्व नहीं है, या तो -1 से पीछे की तरफ है, या 1 से बड़ा, या फिर 1 से -1 से छोटा वैल्यू देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड cosec x। अब सिंपल नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब जल्दी से पढ़ेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया वैल्यू ऑफ इनपुट आउटपुट। अब सिंपल सा कर्व को देखिए, 10x का कर्व ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, 10x π/2 पे 0 इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करता है, क्योंकि 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फाइनाइट। ठीक है, अनडिफाइंड, तो वो π/2 पे आपको कर्व नहीं मिल रहा है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 सारे हटा देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो 10x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एज इट इज। उसको आप ऑड मल्टीपल को ऐसे लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n + 1 π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू जो इनपुट देंगे वो मल्टीपल ऑफ π/2 पे, जैसे π/2 फिर 3 π/2 -π/2 पे इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो r जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से आपको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। ये तो आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग करेगा। और आउटपुट फिर क्या देगा, आउटपुट में आप देखेंगे ये वैल्यू कर्व है, आपका कर्व कहाँ तक लाई कर रहा है, नीचे जाता ही रहा है -∞ तक। और यहाँ से ये कर्व ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, y की वैल्यू कौन सी आएगी, लास्ट तक +∞। और जब भी -∞ से +∞ सारे आउटपुट मिलेंगे तो आप कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये लिखा हुआ है, इनपुट में ये देंगे और आउटपुट ये, दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। कौन से फंक्शन के, टेंजेंट, 10 फंक्शन के डोमेन क्या आ जाएंगे, r में से 2n ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देंगे। और रेंज आउटपुट जो होगा वो आपका आ जाएगा रेंज। ये क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। और ये आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते। और नेक्स्ट देख लीजिए, 10x के बाद cot x, और 10x 0 कहाँ होगा, 10x को आप लिखेंगे sin x / cos x। ठीक है, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दिया है। क्यों हटाया वो भी बता दूँगा। cos x कहाँ पे 0 होता है, देखो आपको ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे समझ सकते। 10x होता है आपका sin x / cos x, और cos x 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ पे 0 होता है, मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये 10x डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 3 π/2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2,
जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 2n+1 π/2। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब इसी फंक्शन में आपने देखा क्वाटेक्स का कर्व देखिए आप। टेंजेंट्स के बाद आपके पास है क्वाटेक्स का कर्व। क्वाटेक्स में आप देखेंगे टेंजेंट का जस्ट उल्टा होता है क्वाटेक्स। क्वाटेक्स होता है 1/10x। 10x जहाँ पे वैल्यू 0 होगा वहाँ पे ये क्वाटेक्स डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन में 0 कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो कर रहा है पाई पे, इस कर्व कहाँ पे मिल रहा है 2π पे। फिर कर्व कहाँ पे मिल रहा है, आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा, एक बार वापस बता देता हूँ। इस कर्व में कहाँ पे 0 हो रहा है, जहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे कर्व मिल रहा है पाई पे, 0 पे ये आ जाएगा आपका 2π। तो मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होगा, तो मल्टीपल ऑफ पाई को आपको हटाना पड़ेगा। तो देखो -π/2 पे वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है। 0 पे भी कर्व इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, पाई पे भी इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे 0 से जस्ट बाद में वैल्यू क्या देखिए 10, छोटा सा 0 से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो 1/0 पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, 1/+ इनफाइनाइट की तरफ टेंड। तो 0 से प्लस थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आप देखेंगे इधर कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट। और 0 से छोटा अगर कम लेंगे, 0 से छोटी सी वैल्यू अगर 10 की कम होगी तो -इनफाइनाइट। 0 से जस्ट पहले तो ये -इनफाइनाइट की तरफ कर्व टेंड कर रहा है ये वाला, ठीक है। ये -इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये कर्व बना हुआ है 10x का कर्व, आपको याद रखना 10x का कर्व इस तरह से बनता है। तो आप इनपुट तो क्या देंगे, तो जहाँ पे कॉसेक 10x 0 हो रहा है, 10x 0 वहाँ पे लाइक होगा जहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई। कैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्वाटेक्स को, और तरीका आप देख सकते हैं। क्वाटेक्स क्या होता है, एक्चुअल में होता है 10x तो sin x अपॉन cos x। sin x 0 कहाँ पे होता है, अभी बताया था मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो उसको हटाना पड़ेगा। ये 0 नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और sin 0 कहाँ होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पाई को हटा दीजिए तो इसकी डोमेन रेंज क्वाटेक्स की हो जाएगी। r में से किसको हटा देंगे, n π। मल्टीपल ऑफ पाई पे सारे पे क्या होगा, sin 0 होगा, आपको 0 नहीं करना है, तो r - n π। चाहे n बिलोंग किससे करा है, इंटीजर्स। ये तो इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या देंगे, आउटपुट में आपको वैल्यू कहाँ मिल रही है, प्लस इन्फिनिट और इधर -इन्फिनिट, दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डोमेन और ये हो गई आपकी रेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वाटेक्स फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं cos x। कौन सा फंक्शन है, cos x, y = cos x फंक्शन। cos x फंक्शन में आप देख लीजिए डायग्राम, आपको बताइए cos x का इनपुट क्या दे रखे हैं। आप देखेंगे आउटपुट जो लाई करेगा वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो आउटपुट -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो आउटपुट की वैल्यू -1 मैक्स मिनिमम है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो आउटपुट आपका जो कर्व लाई कर रहा है वो किसके बीच में, ग्राफ जो कर्व का लाई कर रहा है तो 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, 1 मैक्सिमम और मिनिमम -1। इससे मिनिमम है, बाकी इसके बीच में ही लाई करेगा। तो y की वैल्यू कहाँ लाई करे, -1 से 1। तो आउटपुट आपका जो होगा, आउटपुट होगा जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1। और इनपुट होगा जिसको डोमेन बोलते हैं। इनपुट क्या होता है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। तो इनपुट की वैल्यू जो लाई कर रही है आपके कर्व में, इनपुट जो वैल्यू ऑफ, तो x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और -इन्फिनिटी तक, तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे लिखा हुआ है r। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, -1 और 1 के बीच। दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, वैल्यू ऑफ y। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लास्ट नेक्स्ट फंक्शन और रह जाता है सीकेंट फंक्शन। सीकेंट क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सीकेंट आपने पढ़ा भी है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो ये जस्ट कॉस का उल्टा होगा और ये जहाँ 0 होगा वहाँ पे कॉस डिफाइन नहीं होगा। तो जो कॉस का कर्व बनाएंगे, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। और देखेंगे आप यहाँ पे 0 हो रहा है। एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, उस पॉइंट पे ये इन्फाइनाइट की तरफ सीकेंट टेंड करेगा। देखो यहाँ पे 0 पे इन्फाइनाइट,
सॉरी, जीरो पे जीरो नहीं हो रहा है, सॉरी, पाई बाई टू पे इन्फाइनाइट टेंड कर रहा है। देखो ये कर्व पाई बाई टू पे जाएगा तो इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और जैसे पाई बाई टू से आगे है यहाँ पे पाई बाई टू पे ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें -1/2 और इसके बीच में कोई भी कर्व लाई नहीं करेगा। +1/2 और -1/2 इसके बीच में कोई भी कर्व लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सेम टू सेम, जैसे आपने साइन के लिए देखा था वैसे बिल्कुल वही तरीका रहेगा। क्यों नहीं लाई करेगा? ठीक है, तो cos x की वैल्यू कहाँ लाई करते हैं? -1 से 1 के बीच में। बताया था रेंज होती है cos की, तो कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा क्या आएगी? >0 1 आएगी और <-1 आएगी। कुछ भी वैल्यू रख के देख लो इसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, तो हमेशा आपकी जो वैल्यू होगी सीकेंट की वो -1 और 1 के बीच में कोई कर्व लाई नहीं करता है। ठीक है, हमेशा 1 होगा या फिर 1 से बड़ी वैल्यू होगी। 1 से आउटपुट हमेशा बड़ा होगा और -1 से हमेशा आउटपुट छोटा होगा। ठीक है, तो इनपुट में क्या देंगे? इनपुट में आप कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते जहाँ पे ये 0 हो रहा है। ठीक है, cos थीटा या फिर cos x लिख लीजिए, थीटा की जगह x मान लीजिए, सिक x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। cos 0 का होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। cos x 0 नहीं होना चाहिए तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा। cos x 0 नहीं चाहिए आपको, इक्वल टू 0 कहाँ होता है? मल्टीपल ऑफ π/2। तो r रेंज होती है सारे रियल नंबर में से आपको जहाँ पे 0 बनेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। इस सब को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। r में से किसको माइनस कर दिया? सारे रियल नंबर में से इसको हटा दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये तो आपका डोमेन हो गया जो x की वैल्यू आप रख सकते हैं। ये हो गया आपका इनपुट। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में आप देखेंगे -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसके बीच में आपका कर्व नहीं आ रहा है। देखो कर्व हमेशा इससे ऊपर है, या तो ऊपर की तरफ है, देखिए आप कर्व, ये भी कर्व इससे जस्ट ऊपर है। इसका मतलब इसके बीच में कोई कर्व लाई नहीं करेगा। तो 1 से लेके +∞ तक और -∞ से लेके -1 तक कर्व लाई करता है। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैंने कर दिया r में से हटा देंगे -1 और 1 का बीच का आउटपुट, क्योंकि इसमें कोई भी आपको रियल नंबर नहीं, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा रेंज r -1 to 1। So I hope you understand. This is input, this is output, this is domain, this is range. अब नेक्स्ट चैप्टर में, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड था, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बहुत ही जोश और एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I hope you understand. Like and subscribe my channel.